हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें सीखेंगे एक नया चैप्टर जो कि होगा वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ये कुछ चतुर्भुज के प्रकार हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में ये बातें की जाती हैं। इसके पहले समलंब को मैंने अलग से पढ़ा दिया क्योंकि समलंब भी आप में था, तो समलंब को मैं पढ़ा चुका हूं, यानी ट्रेपेजियम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि से संबंधित चैप्टर भी आपको कराया जा चुका है। इस चैप्टर की जितनी भी डिमांड होगी, जो भी सिलेबस की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको कराया जाएगा। और आपके सामने दो प्रश्न लिखे हैं। ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं 2020 वाले डीएलएड 4th सेमेस्टर में। ऐसा बच्चे काफ़ी परेशान थे कि पिछला एग्जाम बहुत टफ आया था। तो अभी आप देखिएगा, आपको बेसिक नॉलेज होने के बाद आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर पाएंगे। देखिए, जब आधारभूत ज्ञान हो जाता है, बेसिक नॉलेज हो जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको सिर्फ उसको अप्लाई करना सीखना होता है और अच्छे से प्रैक्टिस करके चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी बात दिक्कत की नहीं है। आप लोग सब निश्चिंत रहें, अच्छे से पढ़िए, बस पढ़ाई में मन लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़िए। मुझे आशा है आपको वीडियोस काफ़ी पसंद आते होंगे, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे, आप लोग इनसे काफ़ी लाभ उठा रहे होंगे। तो आप सब बस इतना सहयोग बनाइए कि लोगों को निरंतर जोड़ते रहिए, सारे फ्रेंड्स को जहाँ भी हो सके, जहाँ तक भी आप हो सके, इस प्लेटफॉर्म को पहुँचाते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी आगे ले जाऊँगा और इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, मेरा पूरा उद्देश्य रहता है आपको फुल ऑनेस्टी के साथ अच्छे से सारा कोर्स प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद अभी मैं आपको कम्प्लीटली फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आप लोगों को बहुत बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है यहाँ से, तो आप अपना सहयोग भी बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन टॉपिक्स को सीख लेते हैं। जितने आपके सिलेबस के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आगे के एसएससी और अदर लेवल के एग्जाम्स के लिए जो लेवल होता है वो अलग होता है। वहाँ पर हम लोग अलग तरीके से बात करेंगे कभी आने वाले भविष्य में। हर तरह के कोर्सेज आपको कराए जाएंगे यहाँ पर, आप निश्चिंत रहें, बस आप सब पढ़ते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। इसके बाद आप सबके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक एकेडमिक्स का भी एक चैनल स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि आप सबके छोटे भाई बहन हैं जो घर में जो 9th, 10th, 11th, 12th में स्टडी कर रहे होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक 6th to 12th एकेडमिक्स का चैनल बनाया जाए, जिसके अंतर्गत आपके लिए बेहतर हर एक विषय को, लगभग मेनली जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, इनको विशेष रूप से कवर किया जाए। तो सारी चीज़ें होंगी और धीरे धीरे आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप सब अपना सहयोग जरूर बनाएं और साथ ही साथ स्टडी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करते रहें। चलिए देखते हैं वर्ग क्या है और इसको समझते हैं। देखिए, वर्ग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए, ये स्क्वायर, बेसिक सारी बातें आप सभी जानते हैं, बहुत ही क्विक इन चीज़ों को समझेंगे हम लोग। देखिए, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है, ऐसा चतुर्भुज होता है, 4 भुजाओं की आकृति, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे हम इसको ABCD नाम दें, तो आप देखिए इसकी AB भुजा, BC भुजा, CD और DA, ये चारों भुजाएं समान है, बराबर है। सपोज ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, मतलब जितना होगा हर भुजा उतनी ही होगी। जो एक भुजा होगी, जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है, तो सभी 4 सेंटीमीटर होंगे। ये एक वर्ग की विशेषता है, प्रमुख विशेषता है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और चारों के चारों कोण, अब ये जरूरी नहीं आवश्यक कि यहाँ पर 4 हो, तो मैं इसकी जगह पर आपको यहाँ पर एक जनरलाइज तरीके से यहाँ बोल देता हूँ, जैसे A सेंटीमीटर है या X सेंटीमीटर है, तो हर जगह पर A हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको समझेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए, ये वर्ग की एक विशेषता हो गई कि चारों भुजाएं बराबर। दूसरी विशेषता ये होगी कि इनके जो 4 कोण है, ये चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को। तो चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, और इसी वर्ग में देखा जाए तो मैं अलग से फिर से बना के समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, वर्ग है, इसके 2 विकर्ण होते हैं। देखिए, ये जो बिंदु है ABCD, चारों कॉर्नर्स हैं आपके, इनको अगर मैं यहाँ से ऐसे मिलाऊं तो ये एक विकर्ण कहा जाएगा। अगर टेढ़ी रेखा A से C को या B से D को मिलाया जाए तो इसको नाम दिया जाता है विकर्ण। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे 2 विकर्ण संभव है। एक वर्ग के लिए कितने विकर्ण संभव है? 2 विकर्ण। इसमें 2 विकर्ण होते हैं और विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, तो इसमें 2 डायगोनल है, एक AC, तो इस यहाँ पर डायगोनल क्या है? AC एंड BD। आप देख रहे हैं ये 2 डायगोनल्स हैं, विकर्ण है, AC और BD। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सारी बातें लगभग बेसिक पता होती हैं और ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं।
जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं वहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 चारों समकोण त्रिभुज भी बने। अगर देखा जाए तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके अंतर्गत चारों कैसे त्रिभुज होंगे, समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस तरह की जो संरचना है वो आप इसको वर्ग बोलेंगे और इनसे संबंधित सभी विशेषताएं आपने समझी। और ये विकर्ण जो AC और BD हैं ये बराबर भी होते हैं, मतलब AC विकर्ण BD विकर्ण के बराबर भी होता है। ठीक है, बाकी आप सभी चीजें देख रहे हैं कि ये भुजा आमने सामने भुजा समांतर भी है, ये भुजा देखा जाए तो समांतर है। ठीक, आमने सामने की भुजा समांतर भी है। समांतर का मतलब जो समान अंतर पे हो, समान गैप पे हो। ठीक है, तो ये तो कुछ विशेषताएं हो गई। अब जो आपके लिए काम का है वो इनके कुछ सूत्र होते हैं जो क्षेत्रफल आदि से संबंधित होते हैं, तो उनको आपको देखना होगा। तो फटाफट हम इस वर्ग से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। जैसे ये आपका वर्ग है फॉर एग्जांपल, और इस वर्ग की भुजा को हमने माना a, तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, a सेंटीमीटर। a मतलब जैसे 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैंने a बोल दिया। कुछ x बोल देते हैं तो x हो जाता है, जैसा भी लिया जाए बुक्स में। तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल लेना है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप जानते हैं जितना इस आकृति के अंतर्गत क्षेत्र कवर है, यही जो क्षेत्र है इसी की माप होगी इसका क्षेत्रफल। तो अब अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये होता है भुजा की घात 2। वर्ग के लिए होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा की घात 2। यानी इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो क्षेत्रफल यानी एरिया इज इक्वल टू, भुजा हमने a माना है तो हम ऐसे कह सकते हैं a स्क्वायर। ठीक, तो ये तो एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र अगर वर्ग का हम बात करें तो वर्ग का परिमाप, देखिए ये वर्ड जो आता है परिमाप, परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। अब आप समझ लीजिए परिमाप क्या है। परिमाप, परि का मतलब बाहर, माप का मतलब मेजरमेंट, दो वर्ड होते हैं, इनसे मिलकर के परिमाप बना है। परि जहां आया वहां उसका मतलब होता है बाहर या बाहरी, और माप मतलब मेजरमेंट। तो यहाँ जो बाहर चारों भुजाएं हैं इनको माप लें। जैसे अगर ये एक 3 है तो 3 3 3 3 मतलब 3 3 6 3 9 3 12 सेंटीमीटर इसकी बाहरी माप हुई, इसी को परिमाप कह देंगे। तो परिमाप एक जनरल तरीका ये है कि या तो चारों भुजाओं को आप जोड़ दें, और या फिर सिंपल तरीके से आप यहाँ पर 4 गुणे 3 बोल दें। तो यानी आप देख रहे हैं कि 4 गुणे भुजा, जो इसकी भुजा है ये कर दे तो परिमाप मिल जाता है। तो परिमाप का एक सूत्र, परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो इसको P से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और ये होता है 4 गुणे भुजा। इसका सूत्र आपने देखा कैसे, 4 गुणे भुजा। तो यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये आपका A, भुजा को A से प्रदर्शित करे तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप सिंपली ऐसे 4 गुणे भुजा लिख लीजिए। तो वर्ग का जो परिमाप है वो आपके सामने लिख दिया जा चुका है, और परिमाप का जनरल मतलब भी आपको समझाया जा चुका है। किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो तो उसकी सभी बाहरी भुजाओं को जोड़ दीजिए। बाहरी भुजाओं का मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम इस तरीके से कोई भी आकृति बनाएं और इसका परिमाप निकालना है तो ये बाहर की जितनी बाउंड्री है सारी माप आपको जोड़नी होगी। सपोज यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, ये 1 है, और ये आपका 5 है। ये पूरी रेखा यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड 5 है, और ये वाला भी आपका 5 है। तो अब आपसे अगर ये कहा जाए कि इसका परिमाप बताइए, तो आप 4 3 7 1 8 1 9 5 14 5 19 ऐसे जोड़ देंगे, तो इसी तरीके से परिमाप मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी में मैं बोलूं कि ये रेखा भी अंदर बनी है तो इसको शामिल नहीं करेंगे, भले ही इसका मेजरमेंट आपको पता हो कि ये 5 सेंटीमीटर है या 5.5 है मान लीजिए, या 4.5 है मान लीजिए, इस 4.5 को नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्योंकि ये भुजा इसकी भीतरी भुजा है, और परिमाप का मतलब होता है बाहरी भुजा। कोई भी आकृति ऐसी हो तो उसकी सिर्फ बाहरी बाउंड्री लाइंस को जोड़ा जाएगा, बाउंड्री की भुजाओं को ही जोड़ा जाएगा। सपोज यहां से मैं इसको भी जोड़ दूं तो इसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। अंदर की किसी भी रेखा या भुजा को परिमाप में जोड़ते नहीं है। तो अगर ऐसा कोई आकृति बना के पूछा जाए, फिलहाल आप में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपको इनके अंतर्गत ही बात करनी है, वो मैं परिमाप को समझाने के लिए आपको ये समझा रहा था। अब देखिए ये तो आपका हो गया। अगला फॉर्मूला यहां पर देखते हैं कि वर्ग का एक फॉर्मूला और आपको पढ़ना है, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, विकर्ण इसको डायगोनल कहते हैं, तो डी से लिख देते हैं। ये होता है भुजा √2, भुजा गुणे √2। अब मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि सूत्र बने कैसे हैं, एक एक चीज आपको डिटेल बताई जा सकती है कि ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, बट इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। बस आप केवल सामान्य सा परिचय देखिए यहाँ पर कि ये जैसे यहाँ पर
ये विकर्ण है तो ये विकर्ण की माप होगी a गुणे √2, मतलब साइड इंटू √2, भुजा गुणे √2, क्योंकि हमने इसकी भुजा को a माना था ना, तो इसलिए a गुणे √2 ऐसा लिख सकते हैं। यानी इसी को हम लिख सकते हैं भुजा को a, तो a √2 हो जाएगा। बीच में गुणा है, लगाएं ना लगाएं तब भी वो गुणा ही माना जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का विकर्ण होता है साइड इंटू √2, यानी भुजा गुणे √2, ठीक है। ये बात हो गई। अब आप अगर निकालना चाहते हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिनको जानकारी है वो इसको कर सकते हैं, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक ये हो गया, और एक और इसमें क्षेत्रफल का सूत्र बन सकता है 4 नंबर, इस वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप देखिए, आपको मैं अगर बात करूं कि ये जो a√2 है इसका वर्ग करिए, यानी इस विकर्ण का वर्ग करिए। विकर्ण के माप ये, इसका वर्ग अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे a का भी वर्ग हो जाएगा और √2 का भी वर्ग, √2 का वर्ग तो 2 ही हो जाएगा। जब भी कभी ऐसे √2 इंटू √2 मिले तो इसकी वैल्यू 2 ही हो जाती है। √3 इंटू √3 हो तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा बन रहा है। अब अगर ये 2 ना होता तो ये क्षेत्रफल हो जाता वर्ग का। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था ऊपर, a², बस ये 2 एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इसी में 1/2 से गुणा कर दूं तो ये 2 कट जाएगा। तो इसका मतलब एक और सूत्र का निर्माण हो सकता है कि 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर भी क्षेत्रफल देता है। यानी कि एक और क्षेत्रफल का सूत्र आप यहां से लिख सकते हैं, एरिया का। इसी वर्ग का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो एक और क्षेत्रफल का सूत्र आप नोट कर लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। अगर विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर ऐसे ले लीजिए और 1/2 से गुणा कर दीजिए, ये भी वर्ग का ही क्षेत्रफल मिलेगा। तो ये इस फॉर्मूले से भी वर्ग का क्षेत्रफल, इससे भी वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे और उनका प्रयोग कैसे होगा अब हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को अब क्वेश्चंस लेकर के समझा दूं कैसे कैसे वर्ग से संबंधित प्रश्न बनेंगे। मेरा प्रयास रहेगा आपको सारे फॉर्मूले समझाते हुए और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी कराता चलूं। अब देखिए मैं प्रश्न लेता हूं, मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा, आप सुनिएगा, वर्ग की भुजा किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं, तो आप बताइए क्षेत्रफल क्या होता है। क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो आप तुरंत भुजा आपको पता है 7 रख दीजिए, 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग 7 7 49, क्योंकि 7 सेंटीमीटर था, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। अगर यही होता है कि इसका परिमाप बताइए, इसी प्रश्न में भुजा वर्ग की 7 है, परिमाप बताइए, भुजा 7 ही है वर्ग की और परिमाप पूछा होता तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, है ना। तो बस केवल आपको इतना करना था कि 4 आप ये ले लीजिए और गुणे भुजा यानी 7 सेंटीमीटर, तो 7 चौके 28, और सेंटीमीटर में परिमाप को केवल सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर इसी में पूछता इसी सवाल के लिए कि आप इसका विकर्ण बताइए, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण क्या होगा, ऐसा पूछता है, तो विकर्ण का सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता है भुजा गुणे √2, तो भुजा है 7 और गुणे √2, या सीधे आप लिख दीजिए 7 √2, ये हो गया। इसको भी सेंटीमीटर में, ये विकर्ण आ गया। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बड़े बेसिक से जनरल से क्वेश्चंस हो गए जो सीधे सीधे नियम पर बेस्ड हैं। अब थोड़े से घुमावदार प्रश्न होंगे तो वो कैसे पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए आपको इसने कहा कि एक वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है और आप इसका विकर्ण बताइए। अब देखिए वर्ग का परिमाप दिया है और विकर्ण पूछ लिया है ना। अब अगर ऐसा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, हमें विकर्ण पूछा है और विकर्ण का सूत्र जो होता है वो होता है भुजा √2। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणे √2। जब तक भुजा नहीं मिलेगी तब तक हम विकर्ण नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब हमें पहले परिमाप से भुजा निकालना होगा, तो हम परिमाप का ही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि जो चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन होती, जानकारी, उसी का सूत्र लगाएंगे। परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप। यहां जो कुछ भी बात हो रही वर्ग की हो रही है, अभी मैं वर्ग को समझा रहा हूं। तो परिमाप 32 दिया है, परिमाप की जगह 32 रख दीजिए, फिर बराबर लगाइए, ये 4 है गुणे भुजा। अब इस तरीके से भुजा निकल आएगी, ये गुणे में है 4 तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, 32 के नीचे बटे में हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपको भुजा प्राप्त हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 और 32, यानी भुजा आपको मिल गई 8 सेंटीमीटर। अब अगर भुजा मिल गई तो फिर विकर्ण बताने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि विकर्ण का सूत्र आपको बस लगाना है। वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर, विकर्ण को डी से लिख सकते हैं डायगोनल, ये होता है भुजा गुणे √2। तो भाई 8 गुणे √2 यानी 8 √2, सिंपली ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया इतने सेंटीमीटर।
ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका विकर्ण निकल आया। ऐसे प्रश्न आपको घुमावदार पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। कैसे भी प्रश्न अब आपसे पूछे जाए आप आराम से उसको कर सकते हैं। अब अगर ऐसे बोला जाए कि एक वर्ग का क्षेत्रफल सपोज इस तरीके से 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा बताइए और परिमाप बताइए। इस तरीके के प्रश्न आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 और क्षेत्रफल की जगह 169 रख दीजिए, यहाँ भुजा की घात 2 ऐसे ही उतार दीजिए। घात 2 इस पर वर्गमूल हो जाएगा, घात 2 दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, तो इस प्रकार से भुजा की माप आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि भुजा की माप आएगी 169 का वर्गमूल निकालेंगे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई भुजा। जो आपसे पहला प्रश्न था इसका उत्तर आ गया 13 सेंटीमीटर। अब पूछा है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। यहीं पर आप देख लीजिए 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे परिमाप जो आया है 13, 13 चौके 52 सेंटीमीटर इसका परिमाप भी हो गया। अब कुछ भी पूछा होता, अगर सपोज इसी का विकर्ण पूछा होता तो मैं भुजा निकालने के बाद ये विकर्ण का सूत्र होता है भुजा गुणे √2, ये मान रख देता 13 गुणे √2, यानी कि 13 √2 ही रख दीजिए। अगर बस यही आंसर कर दीजिए आप, इसमें √2 का मान ना निकालिएगा, लेकिन अगर जरूरत हो √2 का मान तो 1.414 होता है, √3 की वैल्यू 1.732 होता है। कहीं अगर इसकी जरूरत पड़े तो ये सब मान प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। तो आई थिंक आपको ये सारे प्रश्न वर्ग के जो भी पूछे जा सकते हैं अब आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब चलिए आयत की तरफ बढ़ते हैं और आयत को समझते हैं, उसके सारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स को जानते हैं। अगला आ गया आयत। आयत जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टेंगल। आयत में दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, इस तरीके जैसे इसका नाम मैं ABCD रख देता हूं। यह आकृति आपके सामने 4 भुजाओं की है, इसको आयत कहते हैं। ठीक है, आयत आप देख रहे हैं जिसमें आमने सामने की भुजा यानी AB और CD बराबर, और ये भुजा इस भुजा के यानी BC और AD बराबर। ये भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं। ठीक है, यहां भी चारों कोण 90 के ही होते हैं आयत में भी, और ये 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण यहाँ पर समान भी होते हैं। बस यहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। वर्ग में 90 डिग्री पर यहाँ भी कोण बनता है, चारों समकोण बनते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बस विकर्ण समान होते हैं, यानी कि विकर्ण AC, एक विकर्ण है AC, ये बराबर होगा विकर्ण BD के। AC और BD बराबर होंगे। आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कि क्या क्या भुजा बराबर होगी? AB भुजा इस CD भुजा के बराबर, और दूसरी इधर BC भुजा इस AD भुजा के बराबर। ठीक, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 विकर्ण हैं, चारों कोण 90 डिग्री के हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं, समांतर भी हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते हैं, पहले से मालूम होता है। ठीक है, अब चलिए इनके क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित प्रश्नों को फटाफट देख लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है, अगर मैं इसको बात करूं, लंबाई है ये L से लिख देता हूं, इसकी चौड़ाई को B से लिख देता हूं, क्योंकि लंबाई को लेंथ और चौड़ाई को ब्रेथ कहा जाता है। ये आपका AB लंबाई मैंने लिख दिया है, और ये जो B है ये आपको चौड़ाई, यानी कि अब अगर ये B है तो ये भी B हो जाएगा, ये L है तो ये भी L हो जाएगा। ठीक है, लंबाई। अब देखिए क्षेत्रफल जो आयत का होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आप लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू, इसका एरिया, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई। पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र इसका अगर परिमाप लिखें तो परिमाप में आप जानते हैं सब भुजाओं की माप इसको जोड़ करके लिखा जाता है, लेकिन आपको सीधे सूत्र याद रखना है, तो 2L + B। आप अगर निकालना चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। परिमाप को 2L + B कैसे आया? देखिए L + B लिखेंगे ना ऐसे, तो 2L होंगे और +2B होगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो L + B ऐसे। तो ये इस तरीके से पेरीमीटर का सूत्र होता है। मैं ज़्यादा सूत्र बताना नहीं चाहता कि कैसे निकले हैं, इसलिए मैं सीधे आपसे बात करूंगा सूत्र लिखवा करके, और उनसे संबंधित प्रश्न करे जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर विकर्ण पूछा जाए, विकर्ण की माप या विकर्ण की लंबाई या केवल विकर्ण बोले, एक ही बात है। तो जो विकर्ण की लंबाई या माप है, अगर ऐसा कुछ पूछता है
तो वो हो जाएगा अंडर रूट में इसके लिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो आयत के विकर्ण की लंबाई होती है वो अंडर रूट वर्गमूल में एल स्क्वायर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये इतने प्रश्नों पर, इतने सूत्रों पर आधारित आपके प्रश्न होंगे और इनसे संबंधित प्रश्न आप फटाफट कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं और अब इनके प्रश्न भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आयत का एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, वो भी मैं करवा देता हूं यहां पर। ठीक है, एक प्रश्न है कि यदि आयत की लंबाई, यदि एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई, चलिए ऐसे लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, और अब आपसे कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल बताइए, इस आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तुरंत ही वैल्यू लंबाई चौड़ाई दी गई है 12 गुणे 5 ऐसे वैल्यू रखेंगे, 12 पंचे 60, 60 सेंटीमीटर उत्तर हो गया। बहुत ही सरलता से क्षेत्रफल निकला है। इसी प्रश्न के लिए यदि लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है और आपसे कहा जाए कि इसका परिमाप बताइए, प्रश्न यही है, आयत की लंबाई 12 चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसका परिमाप बताइए। तो परिमाप क्या होता है, यहाँ पर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आप यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 गुणे, लंबाई का मान 12 और चौड़ाई का मान 5 है, तो आप देख रहे हैं 2 गुणे 12 5 17 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 17 दूना 34 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ परिमाप का मान भी निकल आया। इसी प्रकार से ये दो चीज़ें एक ही सवाल में 2 पॉइंट आपने कर लिए हैं। तीसरा पॉइंट अगर इसी सवाल में पूछा जाए कि इसका विकर्ण भी बताइए, तो आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको मालूम है एल इसका 12 है, 12 का स्क्वायर और चौड़ाई 5 है, वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। इसी सूत्र में एल की जगह 12 और बी की जगह 5 पुट कर देंगे। तो आप देखिए आगे 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 5 का होता है 25। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये अब आगे सॉल्व होकर के आ जाएगा 125 और 144 और 25 मिलकर के 169। इसका वर्गमूल आपको मालूम है 169 का वर्गमूल निकलता है 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 13 सेंटीमीटर उत्तर हो गया विकर्ण की लंबाई। आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और कैसे करने हैं ये भी समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं इस प्रश्न को आपको करवाऊं जो यहाँ पर है, तो इसको देखिए, बोला कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो आप यहाँ से मान लेंगे, जब भी अनुपात दिया होता है तो आप ऐसे मान लेंगे कि भाई माना लंबाई बराबर 3x और इसी तरीके से चौड़ाई बराबर 2x, है ना। ये पिछला पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको देख लीजिए। और यहाँ से क्षेत्रफल आपको दिया गया, क्षेत्रफल भी दिया गया है। क्षेत्रफल का मान कितना दिया, 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब आप क्षेत्रफल ही दिया है तो क्षेत्रफल का ही सूत्र प्रयोग करेंगे, है ना। क्षेत्रफल परिमाप जो भी दिया होता है उसी का सूत्र हम लगाते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह 600, लंबाई की जगह 3x गुणे चौड़ाई की जगह 2x। देखिए जो हमने माना था ये मान रख दिया लंबाई और चौड़ाई की जगह। ठीक है, अब ये आप देखिए 3 दूनी 6 और x गुणे x 2 बार हो जाएगा तो वर्ग, और इधर 600, ये 6 गुणे में है, इधर आएगा तो 600 के नीचे बटे में हो जाएगा, इधर से 6 बटे में हो जाएगा, इधर केवल x का वर्ग, 600 को काटेंगे तो 100 आएगा। x स्क्वायर बराबर जब 100 आया तो x बराबर वर्गमूल हो जाएगा 100 का, क्योंकि वर्ग उधर वर्गमूल हो जाता है और ये 10 निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 का वर्गमूल 10 होता है। इस प्रकार से x का मान आया। लेकिन आपसे पूछा था लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई आपने मानी थी 3x, तो यहाँ x का मान रख दीजिए जो निकला है, तो 3×30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि ये मीटर में है तो सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर बोलेंगे, क्योंकि वो इसमें क्षेत्रफल मीटर में दिया था ना, यहाँ भी मीटर में ही लिखेंगे। तो 2 गुणे यहाँ भी 10 रख दीजिए, 2x है ना, तो 2 दूनी 20, ये 20 मीटर। इस प्रकार से आपका लंबाई और चौड़ाई 30 मीटर और 20 मीटर आ गया। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं थी, बहुत इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ढंग से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और समांतर चतुर्भुज को समझते हैं। क्या है समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम क्या होता है इसको देखते हैं।
तो पैरेललोग्राम की संरचना कुछ ऐसी होती है, जैसे मान के चलिए जैसा आपका आयत होता है, अगर इसी के कोनों को मैं पकड़ के ऐसे थोड़ा सा खींच दूं तो कुछ इस टाइप की आकृति बन जाएगी। ये अगर इसी के कॉर्नर्स को ऐसे खींच दिया जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। यही आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसका नाम अगर मैं ABCD रख दूं तो ये हो गया। अब समांतर चतुर्भुज में क्या विशेषता होती है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर चारों कोण 90 के नहीं होते, ठीक है, चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते, बल्कि ये होता है कि इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण A और कोण C बराबर होगा, कोण B और कोण D बराबर होगा। अगर ये 120 डिग्री होगा तो ये भी 120 डिग्री होगा, ये जितना होगा 60 अगर है तो ये भी 60 होगा, है ना। अपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक, ये बात ध्यान रखिए। और A और B का सम, अगर कोण A और प्लस कोण B को जोड़े तो 180 होगा, ये भी रूल होता है। इन दोनों का योगफल 180 निकलेगा, ठीक है। ये सब विशेषताएं हैं और इनके दो डायगोनल होंगे, दोनों अनइक्वल होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ये आपके समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं थी। इसका अब समांतर चतुर्भुज को अगर मैं सामने से आपको बना के फिर से एक बार इसको ढंग से समझाता हूँ, अब आपके सूत्र के अनुसार जो आपको प्रयोग करना है उसमें देखिए कैसे आपको क्या क्या बातें ध्यान देनी। ये आपका समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें अब इस बात को, इसको हम आधार अगर मानते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इस भुजा, इसको मैं ABCD नाम देता हूं समांतर चतुर्भुज को। अगर AB को आधार मानता हूं तो ऊंचाई इसमें क्या होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, बस आधार गुणे ऊंचाई। अब आप सोचिए अगर आधार AB है तो ऊंचाई कहाँ होगी, इसकी ऊंचाई अलग बनती, या तो यहाँ से इधर सीधे 90 डिग्री पर लाइन खींचेंगे, ये जो रेखा आ रही है C से लेकर के, अगर मैं इसको नाम दूं E, तो आप इसको नाम देंगे कि ये जो CE है ये ऊंचाई है, ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा। और या फिर ऊंचाई ऐसे हो सकती है, और एक तरीका हो सकता है इसकी ऊंचाई को समझने का, यहाँ से सीधे 90 डिग्री का कोण बनाया जाए तो ये भी ऊंचाई होगा, या फिर इसको बनाया जाए। आप बात समझ रहे होंगे कि ऊंचाई समांतर चतुर्भुज में कहाँ होती है। अब आप बात ये ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर इसको आधार मैंने माना था तो ऊंचाई ये ले सकता हूँ या फिर ये ले सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि ऊंचाई हमेशा, ऊंचाई वाली देखिए रेखा 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे इस पृष्ठ में यहां से, इसको आप इस तरीके से समझिए, अब ऊंचाई देखिए कैसे कैसे बदल सकती है। यहां से अगर इस पॉइंट से मैं इस पर सीधे सीधे 90 डिग्री खींचूं तो ये ऊंचाई हो जाएगी। आधार कोई भी ले सकते हैं, ऊंचाई हो जाएगी। यहां से अगर मैं इस पर ऐसे खींचूं, लेकिन 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक, ध्यान रखिएगा, तो ये ऊंचाई का काम करेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए यहां से इस बिंदु से इस पर 90 डिग्री का ऐसे कोण बन रहा है तो ये ऊंचाई का काम करेगा। तो ये सब बातें आपको समझनी होंगी और बेसिक समझने होंगे, ठीक है। तो अब मैं चलिए स्टार्ट कराता हूं आपको। यहाँ पर इसका बेसिक रूल मैंने बता दिया है कि क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। इस पे आमने सामने की भुजा इसमें भी बराबर होती है। अगर मैं इस भुजा को A नाम दूंगा तो ये A हो जाएगा, अगर इसको B बोलूंगा तो ये भी B हो जाएगा। तो अगर अब मैं इसका परिमाप पूछूं आपसे कि परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप 2A + B है ना, बस वैसे ही होता है, आयत जैसा ही होगा भाई। 2 बार A और 2 बार B, मैंने L लंबाई चौड़ाई ना मान के A और B लिख दिया है तो ऐसे लिख देंगे, नहीं तो आप उसको वैसे ही समझिए, परिमाप बिल्कुल आयत के जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इन पर आधारित प्रश्नों को कुछ कर लेते हैं और उनको फिर ये वाला प्रश्न जो आपका पूछा गया ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई सीधे दे दिया कि समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो आपकी 4 सेंटीमीटर, और आपसे कहा जाए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, तो बहुत ही आसानी से आप बता लेंगे कि भाई ये तो सूत्र का ही मान है, सीधे आधार गुणे ऊंचाई। आधार में हम इस लंबाई को मान लेंगे और ऊंचाई पता ही है 4, तो 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे और ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सा प्रश्न हो गया, ठीक है। आधार और ऊंचाई आप इसको मान करके कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। चलिए जो टफ क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप एक बात और समझिए, इस फिगर को मैं समझाता हूँ पहले आपको। देखिए इस फिगर को यहाँ पर बना लिया जाए, थोड़ा सा जगह बना करके। अब देखिए
यहाँ पर आपका एक डायग्राम है, जैसे कि ये ए बी सी और डी, और यहाँ से आपका ये 90 डिग्री बन रहा है जिसको नाम दिया गया एफ, ठीक है। और यहाँ बी पॉइंट से इस पर भी 90 डिग्री की रेखा लाइन खींची गई जिसको नाम दिया गया है जी, ठीक है। ये आपके नेम, ऐसा फिगर जो दिया था वो मैंने बना दिया है। अब देखिए यहाँ से अगर आप इस समांतर चतुर्भुज को पहले ढंग से देखिए और इसका मैं आपसे क्षेत्रफल पूछूं तो आप क्षेत्रफल में बोलेंगे कि भाई इसका क्षेत्रफल होगा आधार गुणे ऊंचाई, जो बेसिक बात है, ठीक, बिल्कुल आप यही बोलेंगे। आधार को अगर मैं एक समय के लिए ए बी बता दूं तो आप ऊंचाई को सी एफ कह सकते हैं, ठीक। तो ये एक क्षेत्रफल निकल के आ गया, क्षेत्रफल आ गया, यानी इस फिगर का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अगर मैं अब बोलूं कि नहीं, फिर से आप एक काम करिए, आप दूसरे तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप फिर से इसका क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, लेकिन सूत्र तो बदलेगा नहीं, सूत्र वही होगा भाई, आधार गुणे ऊंचाई। इस बार आप आधार किसको मान लीजिए, इस बार आप आधार को बदल दीजिए और BC कर दीजिए, ठीक है, ये वाला आधार कर दीजिए, या फिर ये कह सकते हैं कि CD कर दीजिए, ठीक है। तो अब अगर आप आधार परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, इसका जो BC अगर बेस को आधार बना देंगे, ठीक है। देखिए अगर यहां से मैं BC को बनाऊं या AD को बना दूं, मान लीजिए AD को भी बनाया जा सकता है, AD को बनाया जाए तो ये GB हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे यहां पर AB था तो AB यहां आ गया, इसके साथ CF तो CF आ गया, CF था इसमें। अब यहां आ रहा है AD और CF, AD भी आपके पास है और CF भी आपके पास है, ठीक। और आपके पास BG चाहिए, ठीक, इस बार BG चाहिए। अब हमको आधार बनाना पड़ेगा AD को। अगर हम आधार AD भुजा को मानते हैं तो ये वाली ऊंचाई हो जाएगी जो कि है BG, ये हो गया। ये भी क्षेत्रफल का काम करेगा। अब जैसी जरूरत हो वैसा काम करना पड़ेगा, ठीक। ये भी इसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही देगा, ठीक है। यानी कि एक समय के लिए आपने देखा कि ये भी क्षेत्रफल ही है और ये भी क्षेत्रफल है और दोनों इसी आकृति के क्षेत्रफल है, ठीक। यानी कि क्षेत्रफल तो बदल नहीं जाएगा, क्षेत्रफल का मतलब यही कि इसके अंदर जो एरिया है, जो जगह कवर है वो, ठीक। अब आप देखिए दोनों के दोनों एक ही आकृति के क्षेत्रफल है तो इनको बराबर लिखा जा सकता है। इनको क्या लिखा जा सकता है, बराबर। अब आप देखिए यहां से अगर मैं इसको बराबर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, एक रिलेशन बनेगा इसमें कि भाई AB, यानी कि ये जो आधार था पहले इसको आधार लिया तो AB गुणे ऊंचाई हमने CF को ले लिया, तो इससे भी क्षेत्रफल मिला। और अगर इसको दोबारा से क्षेत्रफल निकालें, AD इसमें ले लें तो AD इसका आधार हुआ तो B और G इसकी ऊंचाई हो गई तो BG ले लिया। बस ये आपका रिलेशन एक बन गया, एक संबंध बन गया, इसको याद रखिए इसमें। और इस संबंध से अब आप वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए पहला पार्ट जैसा कि है आपका कि यदि AB 16, तो देखिए AB की जगह हम 16 रख देंगे, गुणे CF कितना है, CF 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह 10 रख देंगे, बराबर। AD इसमें 12 था तो AD की जगह 12 रख दिया, गुणे BG आपसे पूछा गया था, BG आप ऐसे रख दीजिए। देखिए पहले पार्ट में BG पूछा गया था, अब निकल आएगा। ये 12 गुणे में है तो 16 गुणे 10 के नीचे 12 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि उधर गुणे में इधर भाग में हो जाएगा और BG आपका निकल आएगा जो पहला पार्ट है। 4 से काटिए, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, तो ये देखिए 4 धाम 40, ऊपर हो गया 40/3, 40/3 सेंटीमीटर उत्तर लिख दीजिए, या फिर इसको भाग करिए, 3 एकम 3, 1 बचा 10, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 13.3 सेंटीमीटर लगभग ये आ गया इसका मान। अगला इसी रिलेशन को, इसी सूत्र को प्रयोग करेंगे अगले पॉइंट को। देखिए ध्यान दीजिए, यदि AD 10, अब की बार फिर से मान रखेंगे, ठीक। इसको मैं हटा देता हूं, पहला पार्ट आपका हो चुका है, इसको हटा देता हूं, सूत्र यही रहेगा। तो देखिए प्रयोग अब कैसे होगा। अब की बार देखिए यहां पर AD जो मान दिए वो मैं रख रहा हूं, AD की जगह 10 इस बार, तो यहां 10 रख दिया, गुणे BG का मान दिया था, BG बराबर 12, ये BG 12 दिया है, यहां 12 रख दीजिए। AB और CF में कुछ दिया है, CF दिया है 8, तो CF की जगह 8 रख दीजिए। और AB आपको नहीं पता तो AB ऐसे रहने दीजिए, और यही AB आपको ज्ञात करना था, देखिए पार्ट 2 में।
अब आप देखिए इसमें ए बी निकालेंगे तो ये 8 गुणे में इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो 10 गुणे 12 उधर पहले से, 8 इधर गुणे में, तो इधर बटे में चला जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 का मतलब 15, तो 15 सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो गया दूसरे प्रश्न का। यानी इसके दूसरे पार्ट का आंसर 15 सेंटीमीटर और पहले पार्ट का आंसर 13.3 सेंटीमीटर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये रिलेशन कैसे बना। ये रिलेशन बनाने में कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हुई होगी, जो समझने में, जिनको पहले से मालूम है उनको नहीं दिक्कत हुई होगी, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं वो थोड़ा सा दोबारा से देख लेंगे, समझ लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे समझिए, फिर से मैं आपको ट्राई करता हूँ। मान लीजिए कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, अगर मैं इसको आधार मानूं, ध्यान दीजिए, और इसको ऊंचाई मानूं, तो भी क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई ही इसका करेंगे और क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर यही वाला समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिए, और आधार में इसको किसी और को मानूं लेकिन ऊंचाई ये बना दूं, ठीक, तो ऊंचाई गुणे आधार फिर करेंगे तब भी उतना ही आएगा। क्या इसके अंदर का क्षेत्र थोड़ी ना बदल जाएगा, क्षेत्र वही रहेगा। तो इसी बिहाफ पे वो रिलेशन बनाया गया था यहाँ पर, जो कि रिलेशन आपका मिला था, एक बार ए बी को माना गया था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ए बी गुणे ए बी आधार हो गया, ऊंचाई सी एफ मान लिया गया था, फिर दोबारा में आधार को ए डी मान लिया गया और गुणे ऊंचाई को बी जी मान लिया गया, बस। तो ये हो गया, ठीक। आधार अगर आप ये लेंगे तो ऊंचाई ये वाली हो जाएगी जैसा। और ये कैसे समझा गया, तो ये भी देख सकते हैं भाई, ए बी था, ए डी था, देखिए ए बी था, ए डी था, और आपका सी एफ था, सी एफ हो गया, और बीजी बताना था। इसी से पता चल गया कि कौन सी 4 चीजों को शामिल करना है। प्रश्न ने ही बता दिया कि ए बी, ए डी, सी एफ और बीजी में रिलेशन बनाना है, तो उन्हीं के आधार पे हमने संबंध स्थापित किया, बनाया, और इस संबंध में वैल्यू रख करके और आपको आंसर्स फाइंड कराए गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। एक और चीज बची है, उसको भी देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक आपका है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जैसे कि आपका ये वर्ग की संरचना होती, चारों भुजाएं बराबर होती है, अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाया जाए वर्ग को, तो जो आकृति बनती है वो रोम्बस बनती है, ठीक। कुछ इस तरीके से ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बस टेढ़ी आकृति हो जाती है, बस। तो ये आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजा समांतर, चारों भुजाएं बराबर होती हैं जैसे वर्ग की होती हैं, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, काटते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। बराबर का मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन जाता है। समझ पा रहे हैं? तो आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे कि समचतुर्भुज की विशेषताएं क्या है। ठीक है, अब मैं आपसे यहां पर बोलता हूं कि ये एक समचतुर्भुज ABCD है और इसका एक विकर्ण ये है AC और दूसरा विकर्ण ये BD। आप इसका क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण, यानी कि इस विकर्ण के नाम रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर विकर्ण AC है, इसको मैं D1 नाम दे देता हूँ, D1। D का मतलब होता है डायगोनल। और विकर्ण जो BD है, देखिए AC का नाम मैं D1 कर देता हूँ और BD जो विकर्ण है इसका नाम मैं D2 कर देता हूँ। तो सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनेगा 1/2 गुणे D1 गुणे D2। यानी कि आपने देखा क्षेत्रफल का, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बना 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ठीक है, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, दोनों विकर्ण। इस तरीके से ये इस सूत्र की मदद से आप इसके क्षेत्रफल को, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखें यहाँ भी 90-90 डिग्री के कोण बन जाते हैं। तो कभी कभी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग भी कराया जा सकता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। फिलहाल आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं, आगे प्रैक्टिस क्लासेस में हम इसको समझेंगे, देखेंगे। अभी बेसिक सारी क्लासेस हो चुकी हैं इसमें। अब मैं आपको एक प्रश्न ले लेता हूँ कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण, समचतुर्भुज का पहला विकर्ण, मान लीजिए एक विकर्ण या पहला विकर्ण आपका सपोज यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है,
दूसरा एक विकर्ण और है समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण, वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक विकर्ण 16 और एक विकर्ण 12। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल बताइए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप तुरंत ही क्षेत्रफल बताने के लिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2। इसको आप d1 मान लीजिए, इसको आप d2 मान लीजिए। तो यहाँ मान रख दीजिए 1/2 गुणे ये 16 गुणे 12, 2 से काटिए, 2 × 8 = 16 और 12 × 8 = 96। तो आप देखेंगे कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर बोले या वर्ग सेंटीमीटर बोले, क्योंकि घात 2 को वर्ग भी कहते हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर ऐसे भी बोला जा सकता है। तो ये बेसिक से कुछ क्वेश्चंस थे और इनसे संबंधित आपको सारा वर्क कराया गया, समझाया गया कि कैसे कैसे आपको इन आकृतियों के क्षेत्रफल आदि ज्ञात करने हैं और कैसे आप आसानी से इनके क्षेत्रफल और परिमाप इत्यादि ज्ञात कर सकें। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो उनको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। बस अगर आप सही से अप्लाई कर लेते तो प्रश्न कैसा भी बनता है आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, सीखे, समझिए, एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिए, चीज़ें आपको क्लियर होंगी और बेहतर से बेहतर तरीके से आप उत्तर कर पाएंगे और ढंग से चीज़ों का आंसर लिख पाएंगे। ठीक, आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी और आप बेहतर तरीके से इसका लाभ उठा रहे होंगे। आप लोगों को, फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, वीडियोस को लगातार शेयर करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।